1918 तकरीबन 3.5 साल के युद्ध के बाद एलाइज अब मुसीबत में हैं। रशिया में रेवोल्यूशन की वजह से उसको अपने कदम पीछे बढ़ाने पड़ जाते हैं और वो सेंट्रल पावर के साथ एक समझौता कर लेता है। अब हजारों जर्मन सैनिकों को पूर्वी बॉर्डर से पश्चिमी बॉर्डर की ओर भेजा जा रहा था, जहां पे ट्रेंच युद्ध नीति ने अब तक तकरीबन 10 लाख जानें ले ली थीं। पर जर्मनी अभी भी बहुत निराश है। ब्रिटेन का नेवल ब्लॉकेड जर्मनी को दिक्कत देना शुरू कर चुका था। वहीं अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के बाद एलाइज के पास नए सैनिक और बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। जर्मनी अब अपनी हार को देख सकता था, पर अगर वो पश्चिमी बॉर्डर पे जल्दी से जीत जाए तो बात कुछ और होगी। यूएसए के प्रेसिडेंट विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स को अनाउंस किया। ये युद्ध के बाद का उनका विजन था, जिसमें गुप्त संधियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। सारी आर्म्ड फोर्सेस को कम किया जाएगा और ऑस्ट्रो हंगेरियन राज्य के लोगों के लिए दृढ़ निश्चय करना, साथ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिससे आने वाले युद्धों को टाला जा सके। पर ज्यादातर यूरोपियन लीडर्स ने उनकी इस सोच को सपना बोलकर टाल दिया। ब्रेस्ट लिटोव्स्क में रशिया ने सेंट्रल पावर के साथ एक शांति समझौते पे साइन कर लिया, जिसके साथ रशिया को अपना बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा खोना पड़ा। अब तकरीबन 5 लाख सैनिक पूर्वी बॉर्डर से पश्चिमी बॉर्डर की ओर तैनात किए जा सकते थे। वहीं जर्मन जनरल एरिक ल्यूडेनडॉर्फ पूरी शक्ति के साथ एक आखिरी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। ल्यूडेनडॉर्फ का यह आक्रमण एलाइज को चौंका देता है। जर्मनी के स्टॉर्म ट्रूपर्स नई इन्फिल्ट्रेशन तकनीक के साथ ब्रिटिश 5th आर्मी को धूल चटा देते हैं, जिसके बाद एलाइज को पीछे हटना पड़ता है। जर्मनी का यह आक्रमण ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी को 2 भागों में बांट सकता था, जिसका परिणाम उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो फ्रेंच जनरल फर्डिनांड फोर्च को एलाइड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बना दिया जाता है, जिससे उनकी रणनीतियां सारी सेनाओं के साथ अच्छे से कारगर साबित हों। वहीं एमियल के बाहरी छोर पर ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन टुकड़ियां जर्मनी के एडवांस को रोक रही होती हैं और उनको वहीं रोके रखने में सक्षम भी होती हैं। अब जर्मन ऑफेंसिव नॉर्थ की तरफ मुड़ गया था। उनके टारगेट चैनल पोर्ट्स थे, पर ब्रिटिश टुकड़ियों ने जर्मन्स को काफी ज्यादा लॉसेस दिए और उनके प्लान को अंजाम नहीं होने दिया। वहीं ट्रेंचेस के ऊपर पहला आसमानी युद्ध अभी भी जारी था। दोनों तरफ अब तकरीबन 3000 विमान सर्विस में थे। पर 1918 तक एलाइज जर्मन से आसमानी युद्ध में एक कदम आगे हो चुके थे। वहीं 21 अप्रैल को जर्मनी का सबसे फेमस पायलट मैनफ्रेड वॉन रिक्टहोवन द रेड बैरन को एमियल के पास मार गिराया जाता है। इस पश्चिमी आसमान के इसने पहली 80 डॉग फाइट्स जीती थीं, जिसके बाद इसे एलाइज द्वारा दफनाया गया, वो भी पूरे मिलिट्री रीति रिवाज के साथ। ब्रिटेन की नई बॉम्बिंग फोर्स अब दिन रात दुश्मनों पे गोला बारूद बरसा रही थी। यहां से ही ब्रिटेन के पहले स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन की शुरुआत होती है। वहीं जमीन पर ल्यूडेनडॉर्फ का आक्रमण एक नया मोड़ लेता है और अब वो फ्रांसीसी सेना को निशाना बना रहे थे। जर्मन सैनिक 30 मील तक अंदर घुस जाते हैं, पर उन्हें नदी मार्ग पर रुकना पड़ता है और तभी नई अमेरिकन डिविजन्स इस युद्ध में शामिल हो जाती हैं। यूएसए की 1st डिवीजन इस युद्ध को सबसे पहले देखने वाली थी कॉन्टिनी के युद्ध में। 3 दिन बाद यूएसए की 2nd डिवीजन को पेलोविच के युद्ध में जीत मिलती है। अब तक तकरीबन 10 लाख अमेरिकन सैनिक फ्रांस में कदम रख चुके थे, जिसके साथ 10,000 सैनिक रोजाना आ रहे थे। जर्मन ऑफेंसिव के 4th फेज में जर्मन सेना 9 मील अंदर घुसती है, पर एक फ्रेंच काउंटर अटैक की वजह से उसको वहीं रुकना पड़ता है।
वहीं इटली में ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना एसियागो पे हमला करती है, एकदम पियाफे नदी के पास, जिससे वो ल्यूडेनडॉर्फ के फ्रांस के ऑफेंसिव पे मदद कर सके। उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, जिसके कारण हंगेरियन सेना का सारा हौसला टूट जाता है। ब्रिटिश और फ्रेंच सेना नॉर्दर्न रशिया मुर्मांस्क में उतरती हैं। ये शुरुआत थी रशिया के सिविल वॉर में एलाइड इंटरवेंशन की, जो कि एंटी बोल्शेविक के साथ खड़े थे। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर जर्मन्स का आखिरी आक्रमण भी नाकाम हो जाता है मान के युद्ध में। ल्यूडेनडॉर्फ के इस आक्रमण की वजह से 6 लाख जर्मन सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके साथ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाते। जर्मनी का एक लौता आखिरी रास्ता कारगर साबित नहीं हुआ। अब एलाइज ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। एमियोल के युद्ध में ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन और फ्रेंच सेना, जो कि टैंक्स और विमानों से सपोर्टेड थी, वो एक ही दिन में जर्मनी के अंदर 7 मील तक चढ़ाई कर देते हैं। जनरल ल्यूडेनडॉर्फ ने जर्मन सेना के लिए 8 अगस्त काला दिन बताया। जर्मन सैनिक थके हुए, भूखे और बिना हौसले के थे और जल्द ही हजारों की तादाद में सरेंडर करना शुरू कर रहे थे। वहीं एमियोल का युद्ध एलाइज का 100 दिनों का आक्रमण शुरू कर देता है। ट्रेंच युद्ध अब खत्म हो चुका है। जर्मन सैनिक अब वापस पीछे बढ़ रहे हैं। वहीं बॉल्कन्स में नया एलाइड ऑफेंसिव डोरोपोल में बल्गेरियन फोर्सेस को तोड़ के निकल जाते हैं। इतने स्ट्रेस में बल्गेरियन आर्मी बिखर जाती है और 2 दिनों बाद बल्गेरिया शांति प्रस्ताव पे साइन कर देता है। वहीं मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश और ब्रिटेन के साथ की फोर्सेस टर्क्स को हरा देती हैं, जिसमें 25,000 सैनिक बंदी बनाए जाते हैं। एलाइड ट्रूप्स जल्द ही अलेप्पो और दमास्कस पे कब्जा कर लेते हैं। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर मार्शल फोर्स एक बड़े आक्रमण का ऐलान करते हैं। ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन फोर्सेस अब हिंडनबर्ग लाइन पे पहुंच चुके थे। लाइन जो जर्मन रेनफोर्समेंट से बनी थी, अब टूट चुकी थी। ल्यूडेनडॉर्फ काइजर को बताते हैं कि मिलिट्री की सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है और जर्मनी को शायद शांति समझौते की ओर देखना पड़ेगा। जर्मनी यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसके जवाब में वो जर्मनी को उसकी सेना वापस विड्रॉ करने को कहते हैं और काइजर को पद से हटाने की मांग करते हैं। वहीं इटालियन बॉर्डर पे एलाइज ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस को एक आखिरी झटका देते हैं। विक्टोरिया और वीटो के युद्ध में ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना बिखर जाती है और तकरीबन 3 लाख ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। जहां सेंट्रल पावर्स बिखर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर एलाइज के साथ एक संधि पे साइन कर लेता है। 4 दिन बाद ऑस्ट्रो हंगरी भी विला ग्यूस्टी में एक संधि के लिए हामी भर लेते हैं। वहीं कील में एक जर्मन हाई सीज फ्लीट को ब्रिटिश नेवी के ऊपर आत्महत्या करने वाला हमला करने का ऑर्डर दिया जाता है, पर उनका ऑर्डर अनसुना कर दिया जाता है। रेवोल्यूशन अब जर्मनी की गली गली में था और द काइजर को हटा दिया जाता है। जर्मन रिपब्लिक अब वापस आ चुका था। 11 नवंबर 1918 को एक जर्मन डेलीगेशन एलाइज के साथ शांति प्रस्ताव पे साइन करता है मार्शल फोर्स के रेलवे गैरेज के अंदर। यह खबर दिन के 11 बजे तक आती है, पर युद्ध उस आखिरी पल तक जारी रहता है। अमेरिकन प्राइवेट हेनरी कांटर 1059 पर मारा जाता है एक जर्मन मशीन गन की तरफ मार्च करते वक्त। हेनरी को इस युद्ध में मारे जाने वाला सबसे आखिरी सैनिक माना जाता है।
3 दिन बाद ईस्ट अफ्रीका में जर्मन जनरल वॉन लेटफ वॉन ब्रेक अपनी सेना के साथ चैम्ब्रीसी नदी पे सरेंडर कर देते हैं। पिछले 4 सालों से इन्होंने एक भी एलाई सैनिक को आगे नहीं बढ़ने दिया और आखिरी दम तक अपने घर से दूर लड़ते रहे। उन्हें आज भी गुरेला वॉरफेयर के सबसे महान लीडरों में से एक माना जाता है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पैलेस ऑफ वर्साई में आयोजित होती है, फ्रेंच कैपिटल के बिल्कुल बाहर। सारे डेलीगेशंस एक लीग ऑफ नेशन बनाने के प्रस्ताव पे हामी भरते हैं, जिससे आने वाले युद्धों और दिक्कतों को टाला जा सके। वर्साई ट्रीटी, जिसे जून में साइन किया गया, इससे जर्मनी पर काफी भयानक टर्म्स को थोप दिया गया। जर्मनी की मिलिट्री को साइज में काफी कम कर दिया गया और जर्मनी को युद्ध में किए गए नुकसान की भरपाई करने को कहा गया। जर्मनी अपने पड़ोसियों से जमीन खो बैठता है और उसकी कॉलोनीज विजेताओं द्वारा सीज कर ली जाती है। साथ ही जर्मनी को इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी लेने को कहा जाता है एक वॉर गिल्ट क्लॉ में, जो कि जर्मनी में क्रोध का विषय बना रहता है। यूरोप की सारी सीमाएं फिर से बनाई जाती हैं। पोलैंड 100 साल के विदेशी राज्य के बाद फिर से उभर आता है और ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और आखिर में रोमेनिया ऑस्ट्रो हंगरी के बिखरने से बनते हैं। ऑटोमन एम्पायर के भी टुकड़े हो जाते हैं। नए स्टेट्स, जो कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रोल में थे, अब मिडिल ईस्ट में बनाए जाते हैं। इधर ही यूरोप में आने वाले नए खतरों के बीज बोए जाते हैं। वहीं दुनिया के पूर्वी छोर पर जर्मनी की कब्जा की गई जगहें, जो कि चाइना में थी, उन्हें जापान को सौंप दिया जाता है और दूसरी तरफ चाइना इस बात से नाखुश था। वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 9 लाख सैनिकों की जान चली जाती है। उन 8 देशों में जिन्होंने युद्ध लड़ा, 21 लाख और सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए थे और 7 लाख मासूम लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी थी। यूरोप की काफी जगहें खंडहर बन चुकी थीं। पुराने राज्य मिट्टी में मिल गए और नए राज्यों का जन्म हुआ। दुनिया भर की जिंदगियां इस युद्ध के बाद बदल गईं। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी।